नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हम साइंस के माध्यम से PYQ जो है वो कर रहे थे, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु के अंदर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, उसके बाद में आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम। ये क्रमांक के हिसाब से 1 2 3 4 नंबर आते हैं, यानी सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। उसी लिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो आती है वो आती है लिथियम। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म अगर किया जाए तो फ्लूरीन बनती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें हम, निम्न में से अनायक डिटर्जेंट है क्या चीज। ग्लिसरीन, पोमिटेट, सोडियम स्टीयरेट या सोडियम लॉरी सल्फेट या स्टीराइल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो अगर इसमें से देखें तो सोडियम लॉरिल सल्फेट जो है वो अनायनिक डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है। तो अगर इन दिए हुए ऑप्शन में से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो शर्करा आती है तो वो आती है एस्पार्टेम, परंतु इसके अलावा भी शर्कराएं हैं जैसे सेकेरिन। पहली शर्करा है वो है सेकेरिन। ये जो शर्करा है ये भी कृत्रिम शर्करा है और ये चीनी से 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तो सेकेरिन अगर ऑप्शन होता तो भी वो सही माना जाता। इसी तरह से दूसरे अगर हम देखें सुक्रालोज, दूसरी शर्करा जो है वो है सुक्रालोज। सुक्रालोज की अगर हम बात करें तो ये भी चीनी की अपेक्षा 600 गुना अधिक मीठी होती है और सेकेरिन होती है वो 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठी होती है। इन ऑप्शन में देखें तो एस्पार्टेम ये जो है वो कृत्रिम शर्करा है, बाकी की कृत्रिम शर्कराएं नहीं है। और सेकेरिन जो है वो चीनी से 300 से 400 गुना अधिक मीठी होती है और सुक्रालोज जो है वो 600 गुना ज़्यादा मीठी होती है, ये भी याद रखोगे आप। बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है। पूर्व की क्लास में जो PYQ कराई थी वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक, CNG का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है मेथेन जो है वो CNG का, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य घटक है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है बताना है आपको। जल का नमक में विलय होना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि झील से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना यानी पानी का भाप में बदलना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वथनांक दिया हुआ है। क्वथनांक का मतलब होता है वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव्य जो है वो किस में बदलता है, गैस में बदलता है, उस तापक्रम को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इसी तरह गलनांक, गलनांक में लिखा है बर्फ का जल में बदलना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या होता है कि ठोस अवस्था वह तापक्रम जिस पे कोई ठोस जो है वो किस में बदले, द्रव्य में बदले, तो वो तापक्रम जो है वो उसका गलनांक कहलाता है। तो क्वथनांक और गलनांक दो शब्द तो आपको वैसे याद रखने। इसके अलावा ये सारे परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है और ये भी भौतिक परिवर्तन है। दहन या जलना जो है वो मैंने आपको बताया भी था जब हमने ये लेसन किया था भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो आपको याद रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो दहन है तो वो इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन, तो आंसर इसका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है।
तो आपको याद रखना इसके अंदर कि ऊष्माक्षेपी जो है वो कौन सा आएगा इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये सेकंड वाला है और एक बिना बूझे चूने का जल से अभिक्रिया जो है वो, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। जबकि ये जो है वो ऊष्मा शोषी होती है और ये भी क्या होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसी तरह से अगला देखें, OF2 में ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्रमांक क्या होता है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका ऑक्सीकरण क्रमांक जो होता है वो +2 होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है F का क्या होता है, तो आपको याद रखना है F का जो होता है वो -1 होता है। ये फिक्स है जो आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर मुख्य रूप से लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है या लोहा तत्व जो पाया जाता है। इसी तरह से पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वहां पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो जैसे पौधों के अंदर क्लोरोफिल, वैसे ही मानव शरीर के अंदर रक्त होता है। एम्पिसिलिन क्या है, प्रतिजैविक औषधि है ये एम्पिसिलिन। तो इसमें एम्पिसिलिन आंसर हो जाएगा और इसमें आयरन हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, हेरोइन का रासायनिक नाम, केमिकल नाम पूछा है हेरोइन का, तो आपको याद रखना है मॉर्फिन डाइएसीटेट जो है वो हेरोइन का रासायनिक नाम होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, केलामाइन किस धातु का अयस्क है। तो जब हमने धातु है धातु टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आया था जस्ता, तो जस्ते का जो अयस्क होता है वो क्या है, तो केलामाइन है। तो आपकी बात करें हम अयस्क किसे कहते हैं, तो ये भी याद रखनी है आपको कि वे खनिज जिनसे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा धातु प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। और जस्ते का अयस्क जो है वो केलामाइन होता है। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 और 4s1 होता है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी धातु का जो है वो तांबा धातु जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास जो है वो 3D1 और 4s1 होता है। इसी तरह से अगला देखें, डाइफ्लोरोमीथेन CFC द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। तो आपको याद रखना है इसमें मुक्त होने वाली जो गैस है वो है कौन सी, फ्लोरीन। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण। पहले तो ये समझिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, क्योंकि हमने इसको पहले से भी इसके बारे में चर्चा की थी। वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करें तो वर्ण विक्षेपण क्या चीज होती है, तो वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना, अलग अलग होना। यानी प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म में से इस श्वेत प्रकाश को अगर गुजारा जाए तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये क्रिया जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी क्रिया जो है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि मृगमारीचिका ये जो क्रिया होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह से हीरे का चमकना है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। प्रकाशिक तंतु है वो किस पर काम करते हैं, या अपने यूँ कह सकते हैं OFC के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है वो 7 रेखाओं के रूप में जो प्रकाश प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम है, यानी इंद्रधनुष। तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है वो वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक
होता है, ये याद रखना है कौन सा कथन सत्य है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ये कथन सत्य है पहला ही। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक सबसे कम होता है, सर्वाधिक नहीं होता है, कम होता है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, नहीं, कम होता है। इसी तरह से लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होती है, अधिक नहीं होती है, कम होती है। तो आपको याद रखना इसमें सत्य जो है वो है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो सर्वाधिक होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 17 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f तो निम्न में से क्या संबंध होंगे। तो आपको बताना है कि इसके अंदर से क्या राइट आंसर होगा। तो r बराबर 2f होता है, जितनी त्रिज्या होती है उसका दुगना क्या होती है, फोकस दूरी होती है 2f, ये आंसर होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो दूसरा होगा। इसी तरह से अगर हम देखें, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है, डी का मतलब क्या हुआ, डायप्टर, डायप्टर का अर्थ है निर्धारित लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 0.5 है, प्लस में पॉइंट। निर्धारित लेंस अवतल है, इसकी फोकस दूरी +50 है, 0.50 मतलब। और निर्धारित लेंस अवतल है, इसकी फोकस दूरी क्या है, +2 है। निर्धारित लेंस उत्तल है, इसकी फोकस दूरी +2 है। तो सब में ही प्लस दे दिया। तो आपको याद रखना है कि प्लस तो आंसर आना ही है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, तो F बराबर 1/P होता है। पावर बताइए, तो लेंस की क्षमता बताइए 2, तो फोकस दूरी बराबर में 1/2 होगा। इसको काटेंगे तो आप देखोगे कि F तो आ ही गया, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस आ गया। और इसमें क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, फिर 5 दूए 10 आते हैं तो +5 आएगा। अब बात ये आती है कि निर्धारित लेंस की क्षमता 2D है, इसका अर्थ है, तो ये तो आंसर हो गया राइट, यानी ये 2 है आंसर हमारे पास। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बात ये आती है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो नेगेटिव के अंदर होती है। तो ये तो अपने आप में फिर ये गलत हो गया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, पहला। तो अब याद रखोगे, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है रेटिना या दृष्टिपटल, हमने नेत्र की संरचना में ये पढ़ा था। और इसके भी अगर हम बात करें तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बने तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। और यदि इस पीत बिंदु से आगे प्रतिबिंब आगे बने तो उस व्यक्ति को होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और यदि इस पीत बिंदु के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उस व्यक्ति को होता है दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ आपको याद रखना है रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है और उसके पीत बिंदु पर, यहाँ पीत बिंदु लिखा नहीं है तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। किसी चालक के एक समान पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है ये अनुक्रमानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों अलग अलग बताए हैं। तो चालक के समान पदार्थ की प्रतिरोधकता लंबाई, तो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना मोटा होगा उतना ही जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। घरेलू विद्युत युक्तियों में संयोजित किया जाता है, उसमें एक समान धारा प्रवाहित हो, उसको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो, उसमें एक समान धारा प्रवाहित हो। और घरों में जो विद्युत धारा आती है वो आती है 220 वोल्ट।
और जो उपकरण जोड़े होते हैं वो होते हैं समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए होते हैं ताकि उसमें समान रूप से वोल्टता है वो प्राप्त होती रहे। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार का संयोजन जो है वो समानांतर क्रम का किया जाता है और प्रत्येक जो उपकरण है उसको समान जो है वो ऊर्जा या धारा जो है वो प्राप्त हो। किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है? तो हमने विद्युत वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो एसी था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर सर्पी वलय लगे होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र जो होता है उसमें सर्पी वलय के स्थान पर कम्यूटेटर लगे होते हैं। बस ये इतना अंतर होता है। तो ये हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। ये देखिए एसी के अंदर सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी के अंदर क्या होते हैं? दिग परिवर्तक को ही कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर दिग परिवर्तक हिंदी में बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 200 वोल्टता के एक वोल्टता जनित्र को 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा गया है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान बताना है। 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो 200 वोल्ट का एक वोल्ट जनित्र को अगर 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा गया है तो इसका सूत्र होता है P बराबर में V इंटू आई। यहां आपको याद रखना है I की मान याद करना है, प्रवाहित धारा का मान बताना है। तो I बराबर में क्या हो जाएगा? P बटे V। वोल्ट दिया हुआ है आपको, वोल्ट 200 दिया हुआ है और वाट दिया हुआ है 40। तो पावर तो है 40 और वोल्ट जो है वो कितना दिया हुआ है? 200। तो ये आप जब इसको काटोगे तो क्या आएगा? 4/20, 4/20। इसको काटोगे तो 0 पॉइंट लगाओगे और पॉइंट लगाओगे तो ये बन गया 40। तो 0.2 एम्पियर आएगा ये आंसर इसका, और ये आ जाएगा धारा का मान। तो आप देखिए इसमें कहाँ लिखा हुआ है 0.2 एम्पियर, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। ये लिखा हुआ है वोल्ट, मैं दोबारा से बता दूं, और ये लिखा हुआ है वॉट, पावर इसकी। तो ये पावर का दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है वो V का दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर में V इंटू आई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों यानी माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्रुव ऊष्माएं। तो आपको याद रखना है ये कौन सी नहीं होती? तो रेडियो तरंगे जो है वो इसमें नहीं होती है ओवन के अंदर। भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग, निमोनिया नहीं होता है, गलगंड नहीं होता, आयोडीन की कमी से होता है, लकवा नहीं होता है। तो बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण है शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक, पलवक और जीवाणु जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। तो अपघटक के जीवाणु और कवक जो है वो अपघटक के उदाहरण हैं, क्योंकि जब हमने पारिस्थितिकी टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने मर्तोपजीवी पढ़ा था, और मर्तोपजीवी जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं के मर्त शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उस श्रेणी के अंदर जो आते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया और कवक, यानी जीवाणु और कवक आते हैं। फंजाई भी बोलते हैं कवक को। मानव जाति में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको याद रखना है कि बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए हमेशा ही पिता उत्तरदायी होता है, और पिता के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो X और Y 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये X चला जाता है तब तो लड़की होगा, और अगर ये Y गुणसूत्र चला जाता है तो वहाँ लड़का होने की संभावना रहेगी। यानी पिता के ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पिता से आने वाले सभी गुणसूत्र पिता से आने वाला X अथवा Y गुणसूत्र के द्वारा, ये चौथा आंसर जो है वो इसका राइट होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो एनाफिलीज मादा मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर। तो आपको याद रखना है एनाफिलीज जो है वो मादा मच्छर जो है उसके काटने से होता है, क्योंकि इस मादा एनाफिलीज की लार के अंदर जो है वो स्पोरोजाइट प्लाज्मोडियम पाया जाता है। स्पोरोजाइट
प्लाज्मोडियम पाया जाता है। और ये स्पोरोजाइट प्लाज्मोडियम जो है वो अपना जीवन यापन जो है मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में ही करता है। और मादा एनाफिलीज जो है मानव खून के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा से अपना जीवन यापन करती है। और जब मादा एनाफिलीज स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये स्पोरोजाइट उस स्वस्थ मानव के खून के अंदर मिल जाता है, जिससे ये रोग होता है। नर एनाफिलीज जो है वो अपना जीवन यापन पादप रसों से करता है, ये भी आपको याद रखना है, पादप रसों से अपना जीवन चलाता है। ये डेंगू की जगह डेंगू के करें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्यूलेक्स मच्छर अलग है, डेंगू अलग है, ये भी अलग है। तो मादा एनाफिलीज है वो मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। टिटनस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, या माइक्रोप्लाज्मा से, या वायरस से होता है। तो टिटनस की अगर मैं बात करूं तो टिटनस रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो इसका रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी नामक रोग कारक से होता है। टिटेनी ये इसका रोग कारक है, यानी बैक्टीरिया है ये। और इस बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरिया घोड़े की लीद में होता है। और इसके अलावा जंग लगे लोहे की चोट लगने से भी ये बैक्टीरिया जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। लक्षण की बात करें टिटनस की तो इसमें एक लक्षण आता है जिसमें जबड़ा लॉक हो जाता है, निचला जबड़ा है जो मूवमेंट नहीं करता है। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें शरीर जो है वो धनुषाकार हो जाता है, शरीर धनुषाकार, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर बैंड पड़ जाता है और जबड़ा लॉक हो जाता है। इसका उपाय है कि चोट लगने पर 72 घंटे के अंदर अंदर ATS यानी एंटी टिटनस सीरम जो है वो लगाना चाहिए, जिससे टिटनस रोग है वो नहीं होगा। इसी तरह से मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन से पौधे पर किए? तो आपको याद रखना है मेंडल ने अपने प्रयोग है वो उद्यान मटर पर किए थे। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पाइसम स्टाइवम। आनुवंशिकता से उठाया हुआ ये प्रश्न है। इसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है कि मेंडल ने मटर के 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, 34 लक्षणों का चुनाव किया और 7 लक्षणों पर अनुसंधान किया। मटर का जो प्लांट होता है वो 1 वर्षीय होता है और शाखीय होता है, द्विलिंगी होता है, नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जीवन चक्र छोटा होता है इसका और लक्षण जो है वो स्पष्ट होते हैं और विपुंसन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो ये गुण होने के कारण से मेंडल ने किसका चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया। इसी तरह से प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? न्यूक्लियस तथा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली या राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का जो काम है वो कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक झिल्ली, ये सारे ही करते हैं। मुख्य रूप से जो है वो राइबोसोम जो है वो काम करता है, एक न्यूक्लियस भी करता है यानी केंद्रक, और एंडोप्लाज्मिक झिल्ली भी इसको अंतःपृथ्वी जालिका जिसे कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह यानी सभी से खून ले सकता है। हमने जब ब्लड पढ़ा था तो एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इस तरह का हमने एक डायग्राम बना लिया था लास्ट के अंदर। तो आपको ये याद रखना है इस डायग्राम के हिसाब से कि O ब्लड ग्रुप जो है वो B को खून दे सकता है, A को, और AB को और O को दे सकता है। जबकि लेने की बात आएगी तो जब हम ये एरो बना रहे थे तो मैंने वहां आपको समझाया था कि इधर स्वस्थ और दूसरी साइड में क्या है? रोगी है। तो अब आप देखोगे कौन किसको खून दे सकता है। तो आप देखोगे
तो AB की तरफ सब लोगों का तीर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है सर्वाग्राही। तो सर्वाग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? AB। अगर आपसे पूछ लेते सर्वात्रिक दाता, सर्वात्रिक दाता, तो वो आंसर हो जाता आपका O ब्लड ग्रुप है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इसमें से सत्य कथन जो है वो बताना है। समुद्र में जैव मात्रा में पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, घास के मैदान के पिरामिड प्राय उल्टा होते हैं, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ये तथ्य सही है, या यूं कह सकते हैं कि ऊर्जा के पिरामिड जो है वो सदैव सीधे होते हैं। इसने थोड़ा सा भाषा को बदला है, बस इतना सा डिफरेंस रखा है, क्योंकि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? खड़ी अवस्था के अंदर होते हैं। इन पे अगर हम बात करें तो ऊर्जा का सिद्धांत है जो पारिस्थितिकी में जोड़ा गया है कि जो ऊर्जा जब अपने उच्च स्तर के अंदर जाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा यानी 90% है वायुमंडल में चला जाता है, 10% हिस्सा ही अगली जनरेशन के अंदर पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिरामिड जो है वो सदैव खड़ी अवस्था के अंदर होंगे। तो तीसरा आंसर होगा सही इसका। अभी हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस किस पद्धति के द्वारा विकसित किए गए? ट्रांसजेनिक तकनीक के द्वारा पैदा किए गए हैं, और इसे स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस का नाम दिया है, गोल्डन राइस कहा है इसे। और ये गोल्डन राइस जो है वो इनगो पोर्टिंग्स ने तैयार किया है, इनगो पोर्टिंग्स ने। और ये चावल जो है विटामिन ए युक्त है। इसमें विटामिन सर्वाधिक कौन सा होता है? तो विटामिन ए। और ये जो जीन ट्रांसफर किया वो किससे? तो आपको याद रखना है डेफोडिल नामक प्लांट से जीन निकालकर चावल में प्रत्यारोपित किया, और करने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम है इनगो पोर्टिंग्स। इसे गोल्डन राइस या स्वर्ण चावल के नाम से भी जानते हैं। मेंडल में स्वतंत्र अपव्यूहन असार्टमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है स्वतंत्र अपव्यूहन, ये जो सिद्धांत है मेंडल का द्विसंकर संकरण या अधिक संकरण पर लागू होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि वो सिर्फ किस पे लागू होते हैं? द्विसंकर संकरण में। और द्विसंकर संकरण के अंदर अनुपात बनता है वो है 9:3:3:1 का अनुपात। तो राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। डीएनए व आरएनए में समानता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, इनमें से समान पिरामिडीन है, द्विसूत्री है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से आप देखिए कि इनमें मेन रूप से कौन सा जो है वो सही होगा? ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? तो आपको बताना है कि प्रकाश मंद जो होता है एफोटिक होता है, जहाँ तक प्रकाश के में सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पहुँचती, अंधेरा होता है उस क्षेत्र में, गहराई पर होता है समुद्र में, और वो कहलाता है एफोटिक। लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी हुई होती है, उदाहरण है सहपरोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता या परपोषिता। तो आपको याद रखना है लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल को मिलकर लाइकेन बनता है। कवक प्लस शैवाल ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो लाइकेन कहलाते हैं, और एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। तो सहपरोपकारिता भी बोलते हैं, इसे सहयोजिता भी बोलते हैं, सहयोजिता, सहयोजिता। और यहाँ ऑप्शन में सहभोजिता लिखा हुआ है, ये गलत है। तो आपको याद रखना है सहपरोपकारिता का उदाहरण एक दूसरे की निर्भरता है इस पे। आरएच कारक की खोज किसने की थी? तो आरएच कारक की खोज जो है लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। आरएच कारक की अगर हम बात करें, आपसे अगर यह पूछा जाए कि आरएच कारक क्या है, तो आपका आंसर होगा कि आरएच कारक जो है वो एंटीजन है, यानी प्रतिजन है। इसे खोजा किसमें था? तो आपको बताना है कि ये रिसस नामक बंदर में, रिसस नामक बंदर में खोजा गया था, और उस बंदर का नाम था मकाका रिसस, मकाका रिसस। तो इस बंदर के अंदर ये कारक खोजा गया था और ये एंटीजन था। इसके आधार पर ही खून जो है वो प्लस और माइनस होता है, जिसमें
ये खून में ये आरएच कारक पाया जाता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें ये नहीं पाया जाता उसे नेगेटिव के नाम से जानते हैं। विटामिन में कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो जल में घुलने वाले विटामिन जो है वो बी और सी है, बी और सी। तो आप देखिए इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी, यानी सी पहले लिख दिया, बी बाद में लिखा। भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण पिक्टोडा से किया जाता है। निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है? तो कौन सी? कुनेन। और कौन सा पादप है? तो आप याद रखोगे सिनकोना पादप, उससे प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें कि ये जो दवा है वो किस में काम में ली जाती है, तो मलेरिया के नियंत्रण के अंदर जो है वो मलेरिया होने के बाद दी जाने वाली दवा है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा आता है? तो आपको याद रखना है, जाइगोट आता है, फिर ऊकाइट, नीट आता है, ओसिसिस्ट आता है, फिर स्पोरोजाइट आती है जो लास्ट है। और इस अवस्था को बिखराव की अवस्था भी बोलते हैं, बिखराव की अवस्था। तो ये पूर्ण रूप से फिर ब्लड के अंदर फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जाइगोट से स्टार्ट होकर स्पोरोजाइट पर खत्म होता है। भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? 2001 में पेटेंट प्रक्रिया भारत ने बुडापेस्ट संधि की, सही बात है ये। इसी तरह से 2002 में पूर्ण जीवित सत्य और जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी, और सही है ये बात। जैव तांत्रिकी के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु 2002 में कानून में संशोधन हुआ, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें जो है वो भारत में जैव पेटेंट से संबंधित सत्य है। निम्न में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? ये आपके जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपके लास्ट का जो है, ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया है। ईमेल एड्रेस का प्रथम भाग पर अंकित क्या है? मेल बॉक्स का कंप्यूटर उपयोगकर्ता के मेल बॉक्स का नाम, उपयुक्त फर्स्ट और सेकंड, डोमेन का नाम। तो 47 नंबर, ये भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो उपयोगकर्ता का मेल बॉक्स जो है वो सबसे पहले अंकित होता है। निम्न में से कौन सा नासा से संबंध में युग्म सही है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की ये संस्था है जिसे कहते हैं नासा। तो इसका राइट आंसर जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, तो आपको याद रखना है ये दूसरे वाला सही होगा। निम्न में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? काफ़ी चर्चित पर्सन है, काफ़ी बार आया हुआ है, आर्यभट्ट। और लास्ट है CDMA का पूरा नाम क्या है? ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA का पूरा नाम है। तो इस तरह से हमने जनरल साइंस से संबंधित जो 50 क्वेश्चन है उन पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और आप एक बार इनको अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लोगे। तो इसी के साथ में फिर हम मिलेंगे मेजर टेस्ट के साथ फिर, और जो LDC के एग्ज़ाम होने हैं उन पर हमने पूरा फोकस कर रखा है। तो साइंस से संबंधित जो भी हमने तथ्य किए, जैसे कि हमने बुक भी प्रकाशित की और काफ़ी उसका अच्छा से रिस्पॉन्स रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो YouTube है उस पर लगातार उस किताब के अलग अलग जो चैप्टर हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मैंने प्रॉपर वे में करवाया है, साथ में उनके MCQs भी दी है। तो प्रॉपर अगर आप इनकी क्लास लगाओगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।